एंड वेलकम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम क्विकली रिवाइज करेंगे एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड थॉमस ग्रे के द्वारा जो पोएम लिखी गई है। थॉमस ग्रे ट्रांजिशनल एरा के पोइट है, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। न्यू क्लासिकल एरा जब शिफ्ट हो रहा था हमारा रोमांटिसिज्म के अंदर, तो उस टाइम पे ये वाली पोइट्री जो है थॉमस ग्रे उस टाइम के पोइट थे। थॉमस ग्रे को ग्रेवयार्ड पोइट्री भी कंसीडर किया जाता है, ठीक है, क्योंकि मोरालिटी, डेड, कॉफिन्स जैसी थीम इनकी पोइट्री के अंदर देखने को मिलती है। स्पेसिफिकली इस टाइटल की हम बात करें, एलिजी का मतलब होता है ऐसी पोइट्री जिसके अंदर मॉर्निंग होती है या लिमिटेशन होती है, जनरली किसी डिसीज, मतलब कि डेड, जब कोई पर्सन बिलवड मर जाता है तो उसके बारे में हम लिखते हैं। एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, कंट्री का मतलब होता है रूरल एरियाज, ठीक है। चर्चयार्ड मतलब जहाँ पे चर्च है, चर्च के साथ में जो कब्रिस्तान है, ठीक है ना, उसके अंदर की एलिजी, वहाँ पे जो लोग मर गए हैं उनके लिए शायद थॉमस ग्रे ने ये वाली एलिजी लिखी है। जो लोग अननोन हैं, इन पे किसी ने एलिजी लिखी नहीं, इनके बड़े बड़े जो है जहाँ पे टॉम्स वगैरह कंस्ट्रक्ट नहीं हुए, तो जहाँ पे थॉमस ग्रे जो है इन लोगों के लिए ये एलिजी लिखता है। एक, ये लोग कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और कैसे ये मर गए, और इनकी लाइफ जो है कितनी अपराइट एंड मॉरल है। एंड जब हम पोएम में आगे बढ़ते हैं तो पोइट जो है जहाँ पे दिन जो है एक चीज़ की तरफ शिफ्ट होते हैं कि अल्टीमेटली जो मैं हूँ मैं भी मर जाऊँगा, एंड देन मेरे बारे में भी जो हमारे गांव के लोग हैं, विलेजर्स हैं, या कोई बूढ़ा है, वो एलिजी लिखेगा कि एक दिन पोइट जहाँ पे आता था, जहाँ पे नहीं आया। एंड फाइनली पोइट जब मरेगा तो उसकी कब्र पे एक एपिटैफ होगा। पोइट जो है वो एपिटैफ भी हमें लास्ट पे कहते हैं कि आप इसको पढ़िए जो मेरी कब्र पे एपिटैफ है, जिससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में मैं कौन हूँ। पोएम अपने आप में काफ़ी लंबी है, 128 लाइन्स की पोएम है। अगर इस पोएम के डिफरेंट एस्पेक्ट्स आपको स्टडी करने हैं, लाइक इसकी समरी, क्रिटिकल एनालिसिस, थीम्स, लिटरेरी डिवाइसेस एंड लॉट मेनी अदर थिंग्स, उसका लिंक हमने अपना जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे जाके उसको रीड कर सकते हैं। स्पेसिफिकली हम सभी जो है एस्पेक्ट्स पे हम इसकी वीडियोस बनाएंगे। आज हम लाइन बाय लाइन इस पोएम को स्टडी करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में थॉमस ग्रे के द्वारा लिखी गई पोइट है, एंड ये जो है पोइट इंस्पायर हुआ था क्योंकि उन दिनों जो है 1740 के अराउंड जो है पोइट का एक दोस्त था जो बहुत अच्छा था, उसकी डेथ हो गई थी, शायद वो भी इसके लिए इंस्पायरेशन है। बट एनीवे हम आगे आते हैं एंड अपनी पोएम को स्टडी करते हैं, एंड थीम्स वगैरह जहाँ पे हम डिस्कस फिलहाल नहीं करेंगे। द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। कर्फ्यू टोल्स मतलब जो चर्च की बेल है, उसके बजने से ये चीज़ पता होती है, ये चीज़ इंडिकेट होती है कि जो दिन है इसका खात्मा हो चुका है, दिन ख़त्म हो रहा है, इवनिंग का टाइम है एंड रात जो है अप्रोच कर रही है। ये हमें जो है चर्च के अंदर बेल बजने से जो है उसकी आवाज़ से हम जो है ये चीज़ हमें इंडिकेट हो रही है। नेल वर्ड इसने यूज़ किया है जो अपने आप में सैडनेस एंड मेलनकली को दिखलाता है, जो ये चीज़ दिखलाता है कि जो नॉर्मल दिन में चलती हुई जो लाइफ थी, लोग काम काज थे, वो अब रुकने वाले हैं क्योंकि अब रात आने वाली है। तो ये पहली लाइन से ही जो पोइट के अंदर जो सैड ट्यून है वो शुरू हो जाती है, क्योंकि एलिजीज जनरली लिखी ही सैड वे में जाती है। द लोविंग हर्ड वेंट स्लोली ओवर द ली मीन्स ग्रास फील्ड, जो यहाँ पे मीडोज हैं उसके ऊपर जो है जो हर्ड हैं, जो जानवर हैं, जो कैटल्स हैं, वो चर रहे थे, एंड अब एक विंड जैसे उनको एक बहा के ले जा रही है। शायद अब जानवर जो हैं अपने गांव की तरफ, अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। द प्लोमेन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे। अब जो प्लोमेन है, प्लोमेन जो किसान जो हल जोत रहा था दिन को, वो भी घर की ओर बढ़ा है। प्लॉट्स मीन्स वो वॉक कर रहा है, टू वेरी वे, थका हुआ अपने घर की तरफ। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस, और ये जो सारे जो लोग हैं अपने गाँव घरों की तरफ जा रहे हैं, तो पीछे जो है पूरी दुनिया जो है अंधेरे में रह गई है, और पीछे एक मैं रह गया हूँ और बाकी दुनिया रह गई है। यहाँ पे वर्ड मीनिंग से आप पास करके इनको देख सकते हो, ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको देखने को मिलेगी। पहले स्टेंजा में पोइट सीन सेट कर रहा है कि जहाँ पे इस वक्त पोइट है वहाँ पे उस गांव में, इस चर्च यार्ड की सराउंडिंग में कैसा एटमॉस्फेयर है, राइट। दूसरे में हमें क्या कह रहा है, दूसरे स्टेंजा में, नाउ फेड्स द ग्लिमरिंग लैंडस्केप ऑन द साइड। अब क्या है, जो चमकीला लैंडस्केप था जिसपे थोड़ी थोड़ी रोशनी अब पड़ रही थी, ठीक है, इवनिंग जो गोल्डन स्पेस सूरज की लाइट पड़ रही थी, अब वो फेड कर रहा है, मतलब डिसअपियर हो रहा है क्योंकि अब अंधेरा आ रहा है।
एंड ऑल द एयर ए सोलम स्टिलनेस क्वाइट। सोलम मीन्स खामोश है, स्टिलनेस पूरी तरह से जो हवा है, विंड नहीं चल रही, बिल्कुल खामोश है, मतलब कि सारा समाज ऐसे सारे काम को, सारी दुनिया जो है रुक गई हो। सो वेयर द बीटल व्हील्स हिज ड्रोनिंग फ्लाइट। हालांकि जो है ये खामोशी जो है नहीं रोक पाई, नहीं बचा पाई किसको, एक बीटल को जो गोल गोल घूम रही है, ठीक है। ड्राउनिंग फ्लाइट मतलब भर रही है। ड्राउनिंग मीन्स मोनोटोनस साउंड जो है जनरेट कर रही है, इसकी फ्लाइट की वजह से जो साउंड जनरेट हो रहा है, इसका जो बजिंग साउंड बीटल का वहाँ पे जनरेट हो रहा है, एक वो इस एटमॉस्फेयर को ब्रेक कर रहा है, एटमॉस्फेयर की स्टिलनेस साइलेंस को ब्रेक कर रहा है। एंड ड्राउजी टिंकलिंग्स, ड्राउजी टिंकलिंग मीन्स, ड्राउजी मीन्स जब आप जो है ऊँग रहे होते हैं, मतलब कि छोटे बच्चे जब जो है सोने से पहले जो है ऐसे आप देखेंगे झटके लेते हुए और नीचे गिरते हुए, तो दैट इज़ ड्राउजी सिचुएशंस। उस वक्त जब आप आधी नींद में होते हैं, कोई आपको आवाज़ भी देता है, आपको ऐसा लगता है कि बहुत दूर कहीं से आवाज़ आ रही है। एंड टिंकलिंग्स होता है जो शीप्स हमारे होते हैं, शीप्स के गले में जो टलियाँ जो है घंटियाँ डाल रखी होती हैं, ताकि शपड़ इजीली लोकेट पर कर पाए कि उसके जो शीप्स हैं किस किस एरिया में हैं। तो वो जो टिंकलिंग्स है, शीप्स के गले में वो घंटियाँ बज रही है, उसकी जो है हल्की सी साउंड, ड्राउजी सी साउंड जो है कहीं दूर से जो है पॉइंट को सुनाई दे रही है। सो दैट फ्रॉम जॉन्डर हैवी मेंटल टावर। एंड ये जो खामोशी है, इसने जो है एक जो यहाँ पे एक और चीज़ है, अवल है बेसिकली, उसको भी यही रोक नहीं पाई। एंड अवल जो है जहाँ पे क्या है कि जॉन्डर मतलब फार जो है, आईवी, आईवी एक ट्री होता है जो एफिफाइट होता है, जो मतलब दूसरे पेड़ पे चढ़ जाता है, मतलब या फिर बिल्डिंग पे जो है ग्रीन टाइप के ये पत्ते जो हैं चढ़ जाते हैं। पुराने मोनूमेंटल बिल्डिंग्स पे आपने या पुरानी दीवारों पे ये वाला ट्री देखा होगा। तो एक टावर को ये लिपटा हुआ है, टावर पे जो है एक आईवी ट्री चढ़ा हुआ है, आईवी जो लीव्स के चढ़े हुए हैं। द मॉपिंग ओवल, वहाँ पे क्या है कि एक मॉपिंग, एक सैड जो है उल्लू है, डज टू द मून कंप्लेन, वो क्या कर रहा है, चांद को कंप्लेन कर रहा है, ठीक है। चांद की कंप्लेंट, चांद को कंप्लेंट कर रहा है। क्या कंप्लेंट कर रहा है, आगे पॉइंट ने हमें बता रखा है। ऑफ सच एज वेंडरिंग नियर हर सेक्रेट बावर, ये जो उसका शेडी, बावर मीन्स शेडी, जो उसका घर है, ठीक है, वहाँ उसमें झांक रहा है, ठीक है। वहाँ पे जो है, वहाँ पे चांद आ गया है, इसको देख रहा है। जहाँ पे जो पॉइंट, जहाँ पे ये जो अव्वल रह रहा है, वहाँ पे चांद आ गया, क्योंकि अब चांद आएगा ऊपर से। मोलेस्ट हर एंसिलरी सोलिटरी राइन, मोलेस्ट मीन्स डिस्टर्ब कर रहा है इस अवल का जो जहाँ पे रायन था, जो इसका अपना जो एरिया था, इसका जो टावर है, जहाँ पे शेडी टावर में जहाँ पे अवल रह रहा है, तो इसको इस वक्त जो है चांद जो है डिस्टर्ब कर रहा है, वो भी ऊपर से आके झांक रहा है, शायद इसके इस टावर के अंदर, या इसकी रोशनी से इसको डिस्टर्ब कर रहा है। दिन फर्दर जो है अब जहाँ पे पॉइंट बैठा हुआ है उस कब्रस्तान की तरफ जो है उसकी बात कर रहा है। बीनीथ दोज रग्ड एलम्स, एलम्स हमारा एक डिसीडियस ट्री होता है जिसके पत्ते जो है आटम में झड़ जाते हैं। इस बीनीथ मीन्स अंडर, इन रगड एलम्स के नीचे, रफ जो बड़े बड़े जो एलम्स हैं इनके नीचे, एंड जो शीव ट्रीज़ के, जहाँ पे जो शीव ट्रीज़ हैं उनके शेड में क्या है, ठीक है, कब्रिस्तान में जो पेड़ लगे हैं उनके नीचे क्या है, वेयर ह्यूज द टर्फ, टर्फ होते हैं सॉइल जिस पे ग्रीन ग्रास हो, ठीक है। ह्यूज का मतलब होता है ऊंचे नीचे, राइज एंड फॉल्स, दैट इज ह्यूज, ठीक है। जहाँ पे जो है घास ऊंची नीची है, जो कब्रें हैं कुछ ऊंची होती है कुछ नीची होती हैं, वहाँ पे क्या है, मैनी मोल्डरिंग हीप, मतलब इन ढेरों के अंदर आप देखेंगे तो कुछ डिके कर रही, कौन डिके कर रहे हैं, डेड बॉडीज डिके कर रही, क्योंकि मुर्दे जो हैं जहाँ पे दफन हो चुके हैं। ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेट, जब से कोई पर्सन जो है अपने नैरो सेल में पड़ा हुआ है, डेड बॉडी अपनी जो है ताबूत में, अपनी ग्रेव में पड़ी हुई है, नैरो सेल मीन्स ग्रेव में पड़ी हुई है, तब से वो वहाँ पे डिके कर रही है, मोल्ड हो रही है, जब से वो वहाँ पे डाली गई है कब्रिस्तान में। द रूड फोर फादर्स ऑफ द हेमलेट स्लीप, इस लाइन में बता रहा है कि ये जो है इस कब्रिस्तान में कौन लोग सोए हुए हैं, वो रूड फोर फादर्स थे, मतलब कि जो इतने हाईली एजुकेटेड नहीं थे, जिनकी लैंग्वेज जो है फुल्ली रिफाइंड नहीं थी, सिंपल टाइप के जो फोर फादर्स थे, मतलब इस गांव के बड़े बुजुर्ग लोग जो पहले फोर फादर्स इस गांव के हुआ करते थे। इस हेमलेट, हेमलेट होती है छोटी जो बस्ती है, ठीक है, गरीब लोगों की जो बस्ती है, उनके बड़े बुजुर्ग जो हैं अब इस चर्च यार्ड के अंदर जो है डेड बॉडीज उनकी हैं। द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग मोर, अब ये हमें बता रहा है कि ये जो डेड बॉडीज़ हैं, जो यहाँ पे बरियल्स हैं, ये दुनिया के चाल चलन से बिल्कुल नाफाकफ हैं, क्या क्या चीज़ ये आप फील नहीं कर सकते, सुन नहीं कर सकते, इस स्टंजा में बता रहा है। द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस, जो स्मेल होती है, ठीक है, ब्रीजी मतलब सबा की जो स्मेल होती है, सबा मीन्स जो सुबह हल्की हल्की धीमी सी हवा चलती है, उसकी वजह से जो फूलों से
फूलों से जो खुशबू उठ के आती है मीन्स मॉर्निंग में, वो वाली खुशबू जो है ये नहीं सूंघ सकते, ठीक है, ये उसको नहीं फील कर सकते। दी स्वेलो, स्वेलो एक परिंदा होता है हमारा, ट्विटरिंग होता है चिरपिंग चहचहाना, फ्राम द स्ट्रा बिल्ट शेड, स्ट्रा बिल्ट मतलब कि जो इनका घोंसला होता है, नेस्ट होता है, छोटे छोटे घास के तिनकों से बनाते हैं, उस शेड पे, उस शेड से, अपने नेस्ट से जो बर्ड्स जो हैं, स्वेलो जो हैं, वो चिरपिंग कर रहे हैं। ये मुर्दा अब उनको नहीं सुन पा रहे हैं, उनको नहीं सुन पाएंगे। द कॉक श्रिल क्लैरियन, कॉक होता है हमारा मुर्गा, श्रिल क्लैरियन होता है जब सुबह होती है तो ये क्या करता है, निदा देता है, आवाज़ देता है, ठीक है। अब मतलब रूस्टर जो हमारा मुर्गा होता है सुबह वो बांग देता है, अजान देता है, मतलब ये इंडिकेट करता है कि अब रात जो है दिन में बदल रही है। तो अब ये जो श्रिल क्लैरियन है इस कॉक का, ये नहीं सुन पाएंगे। आर द इक्विंग हॉर्न, हॉर्न, इक्विंग हॉर्न मीन्स जो लोग हंट करने में चाहते हैं, हंटर होते हैं, वो जो आवाज़ लगाते हैं या वो जो अपनी आवाज़ लगाते हैं दूसरे हंटर्स को बुलाने के लिए, या शिकारी जो है जो हंट में मतलब उनके पास जो बांसुरी वगैरह होती है जो वो बजाते हैं, ठीक है ना, उसकी आवाज़ भी ये नहीं सुन पाएंगे क्योंकि दीज पीपल्स आर डेड नाउ। नो मोर शैल रोज देम फ्राम देयर लोली बेड, ये जो इनके लोली बेड हैं, लोली बेड मतलब जो नीचे नीचे बेड हैं, मतलब जो इनकी डेड बॉडी, जो इनके ग्रेव है, ग्रेव के अंदर ये तबूतों में जो रखे हुए हैं, अब इनमें से इनको कोई भी नहीं उठाएगा, ठीक है, मतलब कोई भी इनमें से नहीं उठ पाएगा, ठीक है, इस दुनिया के चाल चलन को एंजॉय करने के लिए। फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हर्थ शैल बर्न, अब इनकी जो फैमिलीज़ हैं, ठीक है, जो पहले जहाँ पे हमें पॉइंट बता रहा है कि जब ये ज़िंदा थे तो इनकी फैमिलीज़ कैसे बिहेव, गांव के अंदर जो फैमिलीज़ होती हैं वो कैसे बिहेव करती हैं, ठीक है। अब लेकिन वो सब इनके लिए नहीं होगा, जैसे क्या नहीं होगा, फॉर देम नो मोर ब्लेजिंग हर्थ शैल बर्न, अब इनके लिए जो है चूल्हा नहीं जलाया जाएगा, आग नहीं जलाई जाएगी, ठीक है। जब कोई थका हारा घर जाता है तो उसके लिए आग जलाई जाती है, शायद वो गर्मी करे या उसके लिए चाय बनाई जाए, लेकिन वो अब इनके लिए नहीं होगा। आर बिजी हाउस वाइफ प्लाई हर इवनिंग केयर, ना ही जो है बिजी हाउस वाइफ जो है इनका जो है शाम का इनका केयर करेगी, इनके हाथ धुलाएगी, इनके लिए जो है बिस्तरा लगाएगी, इनके लिए चाय बनाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि ये लोग तो कभी घर जाएंगे ही नहीं, बिकॉज दे आर डेड। नो चिल्ड्रन रन टू लिस्प्स, कोई भी बच्चा जो है अब दौड़ के नहीं आएगा जब जो है बाप घर जाता है लिस्प के लिए। लिप्स होता है मतलब कि जो बच्चों जैसी बात, बच्चों के साथ बच्चों के तरीके से बात की जाती है, तो बच्चा बच्चों के तरीके वाली बात सुनने जो है अब दौड़ेगा नहीं इन पेरेंट्स की तरफ। देयर सायर से रिटर्न, सायर मीन्स फादर, अपना जो बाप इनका घर लौटता है तो उसकी तरफ नहीं दौड़ेंगे कि उसका बाप जो है उसको गले लगाए या उसके साथ जो है कुछ बातें करे। आर क्लेम हिज नीज, ना ही इस बाप के कंधे पे अब जो बच्चे हैं वो इसके नीज इसके जो है इसके ऊपर चढ़ेंगे, द इनविड किस टू शेयर, ताकि जो है बच्चे इसको किस कर पाए और ये अपने बच्चों को किस कर पाए, बिकॉज दे विल नेवर गो होम नाउ। आफ्टर डिड द हार्वेस्ट टू दियर सिकल यील्ड, अब हमें पॉइंट बताता है कि ये वाले जो लोग हैं जो यहाँ पे डेड हो चुके हैं, ये जवानी में कैसे थे, मतलब जब ये जिंदा थे तो ये क्या कुछ किया करते थे, मतलब कैसे रहते थे, ठीक है। ऑफ्ट मीन्स ऑफन, ये अपना अक्सर जो है हार्वेस्ट जो है एक सिकल से, सिकल एक किस्म की जो होती है हमारा खुरपी होती है, मतलब ऐसा किस्म का ब्लेड होता है जिससे हम जो है घास काटते हैं। तो अब जो है ये अपनी जब जवान हुआ करते थे तो ये हार्वेस्टिंग अपनी सिकल से किया करते थे। देयर फारो ऑफ द स्टबर्न जिबल जिलाइब,